हेलो एंड गुड इवनिंग। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। एक्शन मोड में नजर आए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी। लोक भवन में कार्यालयों का आर.के. तिवारी ने औचक निरीक्षण भी किया। औचक निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी ऑफिस से नदारद रहे थे। नाराज मुख्य सचिव ने सभी को एंट्री रजिस्टर में गैर हाजिर खुद किया। कर्मचारियों को कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। तो देखिए तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की है जहां सुपर एक्शन मोड में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी नजर आए। लोक भवन में कार्यालयों का आर.के. तिवारी ने औचक निरीक्षण भी किया। कई कर्मचारी ऑफिस से नदारद थे। नाराज मुख्य सचिव ने सभी को एंट्री रजिस्टर में गैर हाजिर खुद से किया। कर्मचारियों को कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान भी देने को कहा गया है। तो खास तौर पर जोर दिया गया है स्वच्छता पर। आर.के. तिवारी ने औचक निरीक्षण किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह सुपर एक्शन मोड में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी नजर आए हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां आज लोक भवन में कार्यालयों का आर.के. तिवारी ने औचक निरीक्षण किया था। कई ऐसे कर्मचारी इस ऑफिस में नहीं नजर आए थे, नदारद थे वो, और इसी को लेकर नाराज मुख्य सचिव ने सभी की एंट्री रजिस्टर में गैर हाजिर उन्हें खुद किया गया है। कर्मचारियों को कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। तो स्वच्छता पर किस तरह से विशेष ध्यान दिया जाए इस पर बात रखी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर नाराज मुख्य सचिव ने सभी को रजिस्टर से नदारद किया और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। लखनऊ से खबर आ रही है जहां सुपर एक्शन मोड में नजर आए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी। तो सुपर एक्शन मोड में नजर आए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी लखनऊ से आ रही है जहां पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। जिला स्तर पर आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण की लिस्ट को चस्पा दिया गया है। ग्राम प्रधानों के आरक्षण की सूची भी जारी की गई है। बीडीसी के आरक्षण की सूची भी जारी की गई है। जिला पंचायत सदस्यों की आरक्षण की भी लिस्ट यहाँ जारी की गई है। तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से जहां पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। जिला स्तर पर आरक्षण की लिस्ट को जारी किया गया है। सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण की लिस्ट को जारी की गई है और ग्राम प्रधान के आरक्षण की सूची भी जारी की गई है। बीडीसी के आरक्षण की सूची को भी जारी किया गया है। जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। तो आने वाले समय में लखनऊ में पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसको देखते हुए आरक्षण की सूची जारी की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता एस.के. वाजपेयी का। एस.के. वाजपेयी, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसको देखते हुए आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जहां करीब एक सप्ताह पहले ही चक्रानुक्रम जारी कर दिया गया था, जिसके निर्देश यूपी पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को भेजे जा चुके थे और आज वो मौका था जब सभी जिलाधिकारियों ने उस चक्रानुक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश भर में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों की आरक्षण सूची जारी कर दी है। इसमें अगर हम देखें तो 3,051 तो जिला पंचायत सदस्य हैं, वहीं 826 ब्लॉक प्रमुख हैं। उसके अलावा अगर हम कहें तो 7 लाख के करीब ग्राम पंचायत सदस्य हैं, 58,000 ग्राम पंचायत प्रधान हैं। इन सूची इनकी जो आरक्षण अनुक्रम है वो जारी कर दिया गया, वो चक्रानुक्रम में जारी किया गया है। मतलब पिछले 5 पंचवर्षीय को देखा गया है कि जो सीटें आरक्षित नहीं थी उनको आरक्षित कर दिया गया। 1/3 इनमें से 1/3 बहुमत वो महिला आरक्षण के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो ये चक्रानुक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था। प्रदेश भर के इन सभी सीटों के लिए चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण व्यवस्था जारी कर दी गई, जिसकी सूची अब जो भी ब्लॉक मुख्यालय हैं उन पर चस्पा कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो इस सूची के बारे में
में जानना चाहता है, आरक्षण के बारे में देखना चाहता है, वो देख सकता है और कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति भी लगा सकता है। लेकिन ये आपत्ति का निस्तारण उस चक्रानुक्रम के अनुसार ही होगा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है और जिसके अनुसार पिछले 5 पंचवर्षीय में देखा गया है कि कोई सीट अभी तक आरक्षित हुई है कि नहीं हुई है, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान रखा गया। अगर चक्रानुक्रम में किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो ऐसी स्थिति में उस गलती के लिए आपत्ति दाखिल की जा सकती है, जिसका निस्तारण भी जिला स्तर से ही किया जाएगा। जी, तो पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। शुक्रिया इसके जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण की जो लिस्ट है उसे जारी किया गया है। जिला स्तर पर आरक्षण की लिस्ट को जारी किया गया है। सभी जिला मुख्यालय पर इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है। अगली खबर मथुरा से आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर मथुरा से है, जहां हाथरस कांड का मुख्य आरोपी, मुख्य मास्टरमाइंड जो है वो आज सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि अन्य 4 साथियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। एडीजी प्रथम की कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी हुई थी। 18 से 23 फरवरी तक एसटीएफ के रिमांड पर रऊफ शरीफ है। 5 दिनों की रिमांड के बाद एसटीएफ को रऊफ से कई अहम सबूत भी मिले थे। एसटीएफ ने रिमांड के दौरान सबूतों को न्यायालय में पेश किया था। एसटीएफ की रिमांड के दौरान रऊफ से फिरोज खान और अंसद के नाम भी सामने आए थे। फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है फिरोज खान, अंसद भी जेल में बंद है। एसटीएफ जल्द कोर्ट से वारंट लेकर फिरोज खान और अंसद को पेश करेगा। रऊफ के साथी अतीक उर रहमान, मसूद आलम, सिद्दीकी मथुरा जेल में बंद है। रऊफ पर हाथरस में दंगा भड़काने और साजिश रचने और विदेशी फंडिंग जैसे अहम आरोप है। तो मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोर्ट में पेश हुआ हाथरस कांड का मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ। पीएफआई के जो जेल में 500 लोग बंद हैं, उनके आज तलबी के लिए डेट नहीं थी। उनको एडीजी फर्स्ट कोर्ट माना था, लेकिन उनकी बीसी के द्वारा डेट करा दी गई। उसमें 31 मार्च 2021 नियुक्त की गई है। इसमें एक मुलजिम जब राउत शरीफ केरल से गिरफ्तार किया गया था, उसको पीसीआर पर मथुरा लाया गया था। पीसीआर पर मथुरा ले जाने के बाद में इसको इससे जो पूछताछ की गई थी, उसमें 2 लोगों के नाम और आए थे, जो फिरोज खान और असन, जो कि वर्तमान में लखनऊ में निरुद्ध है क्राइम नंबर 4/21 में। तो उनको भी माननीय न्यायालय के द्वारा एसटीएफ के विवेचक ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके खिलाफ एविडेंस है, तो उनको भी बयान के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उनके बयान अंकित किए जाएंगे। एक मुलजिम जो राव सिद्दीकी कप्पन है, उसको भी माननीय न्यायालय ने 4 तारीख के लिए तलब किया है। उसमें जो उसकी वॉइस और हैंड राइटिंग के लिए जो कुछ भी अभिलेख मिला है, उसके सत्यापन के लिए 4 तारीख की तलब। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे गगन पंडित का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। गगन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, बता दूं आपको कि हाथरस के कांड के मास्टरमाइंड राउफ शरीफ को केरल से गिरफ्तार किया गया था। केरल से गिरफ्तार करने के बाद मथुरा न्यायालय में लेके गया। मथुरा न्यायालय ने उसे न्यायिक कस्टडी में जेल भेज दिया गया था। उसके बाद एसटीएफ ने रिमांड के लिए एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। रिमांड पर प्रार्थना पत्र देने के बाद राउफ शरीफ को जो है एसटीएफ को सौंप दिया गया था 5 दिन के लिए। 5 दिन की पूछताछ में बहुत सारे अहम सबूत और अहम जानकारियां एसटीएफ को प्राप्त हुई। एसटीएफ की जानकारी प्राप्त होने के बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी एसटीएफ के द्वारा की गई। छापेमारी के बाद में जब रिमांड का टाइम खत्म हुआ तो उसने एसटीएफ ने अपने तमाम सबूत जो है न्यायालय में दाखिल किए। न्यायालय में दाखिल करने के बाद आज जो है उनकी सुनवाई थी। सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है राउफ शरीफ और उसके 4 साथी जो मथुरा जेल में पूर्व से बंद है, उन्हें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया। जी, उन 4 साथियों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था? गगन जी, देखिए, अक्टूबर के महीने में मथुरा के माठ थाना से 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। इनका गिरफ्तारी में इनके ऊपर आरोप था कि हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें मथुरा जेल में उसी समय से जो है मथुरा जेल में बंद है। मथुरा जेल में बंद के साथ जो 4 आरोपियों थे, उनसे पूछताछ के बाद उनके मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड को केरल से गिरफ्तार किया गया। केरल से गिरफ्तार करने के बाद इसमें अभी 2 नाम और सामने आए हैं जो कि लखनऊ जेल में भी बंद हैं। जी, शुक्रिया गगन जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि 18 से 23 फरवरी तक एसटीएफ की रिमांड पर था रऊफ शरीफ और 5 दिन की रिमांड के बाद रऊफ से कई अहम सबूत मिले थे। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से हमला किया गया था, कई राउंड फायरिंग भी की गई। बीच में आपको बता दें कि आगरा एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। बदायूं से साथी बदमाश के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनामी वेद प्रकाश और अशोक लूट और हत्या के वारदात में अवांछित था। बदमाश की निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक और 50,000 की नकदी भी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर आगरा एसटीएफ और पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर चोरी का मामला सामने निकल कर आया है। इस मामले में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है, काफी बड़ा ये बवाल हो गया। धारदार हथियार से हमला किया गया, कई राउंड फायरिंग भी की गई है। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे की ये घटना बताई जा रही है, जहां चोरी के आरोप में बवाल हुआ। दरअसल 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे की ये घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर का पूरा मामला, जहां चोरी के आरोप में बड़ा बवाल हुआ है। न्यूज़रूम लाइव देख रहे हैं आप। अगली खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ रही है, जहां पर 3 छात्राओं के गायब होने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, छात्राओं के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंचती है। एसपी ने छात्राओं की तलाश के लिए टीम का गठन किया है। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीम तलाश कर रही है। शक के आधार पर पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के दिलजाक इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल रात करीब 9:30 बजे इन छात्राओं के अभिभावक जो हैं वो थाने पर आए और उन्होंने ये बताया कि सुबह 8:30 बजे के लगभग ये लोग स्कूल जाने के लिए निकले थे, कोचिंग होते हुए, और उसके बाद 3:30 बजे करीब ये स्कूल बंद होता है। इन्होंने ये भी बताया कि स्कूल में कोई प्रोग्राम भी है, तो ये इंतज़ार करते रहे करीब 4:30-5 बजे तक। जब ये बच्चियाँ नहीं लौटी तो उसके बाद इन्होंने इनको ढूंढना शुरू किया और इनके दोस्तों के यहाँ और अन्य रिश्तेदारियों में। उसके बाद फिर करीब 9:30 बजे ये थाने पे इन्होंने इत्तला दी। जो ही ये सूचना मिली हम लोग सभी थाने पर पहुँचे, मैं भी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित का। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह का कोई मामला देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। बिल्कुल तच्चक, जिस तरह से ये शाहजहांपुर में ये हमला हुआ है और 3 बच्चियां जो है, 3 छात्राएं जो है स्कूल के बहाने से घर निकली थी। सुबह 8 बजे वहां से निकली थी और रात के 12 बजे तक उनके परिजनों ने उनको ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिली उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए जो है 4 टीमें लगा दी। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने जिस तरह से लगातार इसमें जो 4 टीमें हैं वो लगातार बच्चों को ढूंढने में काम कर रही है, ढूंढने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि परिजन है वो भी बच्चियों को ढूंढने के लिए टीमों के साथ में अलग अलग हिस्सों में गए हुए हैं। अब देखना ये कि आखिर जो बच्चियां हैं वो कब तक मिलेगी। और लखीमपुर की अगर बात की जाए, लखीमपुर में भी अभी एक ऐसा मामला आया था जहां पर 4 बच्चियां पहले घर से निकल गई थी और उत्तराखंड में जो है वो बरामद हुई थी। लेकिन उसके बाद शाहजहांपुर में दूसरा मामला है जहां पर इस तरह से 3 बच्चियां सुबह 8 बजे निकली थी और अभी तक उनकी बरामदगी नहीं हो पाई। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक इस तरह के मामले जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं। 3 नाबालिग छात्राएं गायब है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन तीनों की तलाश इस वक्त जारी है। ये अगली खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो नोएडा से है। अगर आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी में ऑर्डर्स डालते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी फूड डिलीवरी बॉय जो है वो आपके घर पे आके
धावा बोल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नोएडा के सेक्टर 39 की पुलिस ने ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो एक ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के नाम पर रेकी करने के बाद घरों से चोरी करते थे। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान चोरों से चोरी की गई तमाम सामान जो है वो बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी चोर होम डिलीवरी करने के बाद जिस घर में डिलीवरी करते थे उनके आसपास बंद पड़े घरों को देखकर निगरानी करके उन घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रमेश परिहार, हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? फूड डिलीवरी पोर्टल्स पे कई ऐसे जो खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो कई ऐसे ग्राहक, कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो फूड ऑर्डर करते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है। और देखिए, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी थी जिसके ये 2 एम्प्लॉय थे और ये खुद को अपने एम्प्लॉय बताते थे कि हम कंपनी की ओर से नियुक्त हैं। और साथ ही साथ जब ये फूड डिलीवर करते थे वहां आसपास के क्षेत्र के जो खाली मकान होते थे उनकी रेकी करते थे और देखते थे कि जब इस मकान में ताला लगा हुआ है और लोगों की नजर से बचा के जब ये रात के समय वहां फूड डिलीवर करने जाते थे उसके बाद ये घटना को अंजाम देते थे और चोरी करते थे। साथ ही जो वहां का सामान होता था उसको अपने साथ ले जाते थे और मौके पे जब ये पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो नजर होती है विशेष तौर पे फूड डिलीवरी के साथ साथ उस घर में रखे हुए सामान पे ये नजरें इनकी बनी होती हैं। तो यूं कहें कि जब फूड डिलीवरी के नाम पे जब ये लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो अब अपने आप में यहाँ नोएडा के निवासी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर घर यूं कहें कि 70 से 80% लोग ऑनलाइन फूड को अपने घर पे मंगाते हैं और खाते हैं। तो इस तरीके की ये घटनाएं कहीं ना कहीं समाज को मैसेज देने के लिए भी है कि लोगों को सचेत होने की जरूरत है। और 39 पुलिस के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है कि इन दोनों को पकड़ लिया मौके से और साथ ही साथ इनसे कुछ सामान बरामद हुआ, जो सामान ये ताला खोलने के लिए प्रयोग में लाते थे, जैसे कि पेचकस, आरी, इस तरीके के तमाम इनके पास सामान मिले हैं। और ये कहीं ना कहीं एक विश्वास था लोगों के बीच में। यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कोरोना काल में भी हमने देखा था कितने सारे इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे थे। इनको रोकने के लिए क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं? क्या कंपनी की तरफ से कोई इंस्पेक्शन स्टार्ट किया गया है? देखिए, अभी कंपनी की ओर से इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। कंपनी का कहना है कि विशेष तौर पर इनकी जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का नाम या लोगो यूज करके किसी और के रूप में ये आते हों, लेकिन कंपनी का कहना है कि हम अपने जो कर्मचारी हैं हम उनको सुसज्जित तरीके से समझाते हैं और शिक्षित करते हैं कि इसी प्रकार की कोई घटना पे अंजाम ना दे और अपराध ना करें। वही अगर कोई अपराध करता है तो उसकी दंडात्मक कार्रवाई कराने के लिए हम अग्रसर हैं। शुक्रिया रमेश जानकारी के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने के नाम पर रेकी हो रही है। रेकी करके घरों से चोरी करने वाले 2 शातिर चोर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। NH 91 पर ग्रामीणों ने, महिलाओं ने जाम लगाया है। आपको जानकारी दे दें यहाँ पर कि एक दिन पहले प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या हुई थी। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ये हंगामा हुआ है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं जुटे हुए हैं। हंगामा और जाम की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स को दी गई। लड़की के भाई ने युवक की चाकू से हत्या की थी। गवालपुर थाना क्षेत्र के NH 91 गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, एक दिन पहले प्रेम प्रसंग को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था जहां युवक की हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हंगामा किया जा रहा है। भारी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं जो हुई है। ग्रेटर नोएडा NH 91 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय लोग वहां पर मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर एक लापता किशोरी का पुलिस ने पता लगा लिया है। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 3 दिन से लापता थी किशोरी। गांव के बाहर कुएं में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करा लिया है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। कल 1 बजे से बिटिया हमारी नापते हो गई। तो क्या पुलिस को सूचना दी आपने? जी। तो जब से अभी कई घंटे बीत चुके हैं, तो क्या कुछ पता चला? पुलिस ने क्या बताया? सर, हमारे साथ में ढूंढवाते रहे, साथ में सब लोग, पूरा हमारा गांव, सारे अधिकारी लोग, हमारे पुलिस डिपार्ट के जितने हैं
जी क्या लगता है आपको, कौन लोग ले गए? सर, हम यही तो बता नहीं सकते कौन ले गया बच्चा का हमारे। पुलिस आई जांच अभी क्या जी। की पुलिस? कितने साल की बेटी थी आपकी? 9 साल की थी साहब, किस क्लास में पढ़ती है? तीसरी में। थाना बिल्हौर के एक गांव से दिनांक 28 फरवरी की शाम से एक बच्ची के लापता होने की सूचना थाना बिल्हौर पर दी गई थी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना बिल्हौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए कुल 8 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों के लगातार प्रयास के कारण आज सुबह पुलिस टीम के द्वारा गांव के ही एक छोर पर स्थित सूखे कुएं से उस बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। बच्ची से पूछताछ की गई और अन्य स्रोतों से जानकारी की गई तो पता चला कि गांव का ही एक 25 वर्षीय सत्यम नाम के युवक के घेर में ये बच्ची पत्ती बीनने के लिए और बेल तोड़ने के लिए गई थी। सत्यम के द्वारा जब इसे मना किया गया तो बच्ची रोने लगी, जिस पर गुस्से में आकर के सत्यम ने इसे उस सूखे कुएं में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटा गिर गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रामजी शर्मा का। रामजी, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, 3 दिन से किशोरी लापता थी, उसका आखिरकार पता चल गया है। बताया भी जा रहा है कि बेहोशी की हालत में मिली वो किशोरी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बिल्हौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और ये गाँव पड़ता हरिपुर गाँव, यहाँ पर रहने वाली एक बच्ची, मासूम बच्ची है जो 3 दिन से लापता थी, जिसकी काफी खोजबीन की जा रही थी और कई टीमें बनाई गई, लेकिन उसके बारे में कुछ पता चला। आज वो गाँव बिल्हौर के जो थाना है उससे कुछ ही दूरी पर 1 किलोमीटर की रेंज में एक कुआं है, वहाँ पर बेहोशी की हालत मिली है। इलाकाई लोगों जब मासूम बच्ची को बेहोशी की हालत में देखा तो परिजनों को सूचना दी और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। उसके शरीर में भी चोट के निशान है और चेहरे पर भी खरोच के निशान है, जिसको देखते हुए पुलिस अब ये मान रही है कि इसकी या कोई हादसा जो सकता है, कोई घटना जो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले की जो सच्चाई है वो तभी सामने आएगी जब जो मासूम बच्ची वो होश में आएगी, बयान कराएगी। लेकिन फिलहाल वो थोड़ा वो होश में आएगी, उसके बच्ची वालों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो ठीक है राम जी, शुक्रिया जानकारी के लिए, शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अमेठी से आ रही है, जहां पर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है अमेठी से, जहां पर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक युवक की हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको जानकारी दे दें यहां पर कि झूठी शान के लिए युवक को मौत की घाट उतारा। युवती के परिजनों पर हत्या करने का भी आरोप लगा है। दौड़ा दौड़ा कर पहले पीटा, फिर गोली मारी। मृतक के परिजनों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 6 साल पहले युवक ने अंतर जातीय विवाह किया था। बदले की आग में सुलग रहे थे युवती के परिजन। युवती के परिजन कई बार धमकी भी दे चुके थे। परिजनों ने सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना कोतवाली अमेठी का मामला है। श्रीकांत श्रीवास्तव ने तहरीर दिया कि उसका साला सुधीर कुमार श्रीवास्तव तिवारीपुर गांव के पास से जा रहा था, तभी आशीष मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति अज्ञात ने आकर के उनको पिटाई की, फिर गोली मार दी, जिसको उसने सीएससी अस्पताल अमेठी में भर्ती कराया, जहां उसके सर ये वही दूसरी अदर कास्ट में शादी किए थे, उन्हीं सब कारणों से बदले की भावना में ये उनको मार दिया गया। आए दिन धमकी भी और धमकी भी दी जाती थी साहब। तो ये कहाँ गए थे और कैसे इनको? ये सर कोई वो अमेठी से जा रहे थे घर, और पहले इनको एक्सीडेंट करके गिराया गया, उसके बाद दौड़ा दौड़ा के मारे हैं हाकी से, उसके बाद फिर गोली मार दिए। वो भाग रहे थे लेकिन उसके बाद फिर गोली मार दिए साहब। सर ये वही दूसरी अदर कास्ट में शादी किए थे, उन्हीं सब कारणों से बदले की आगे बढ़ते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने एक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। आपको बता दें
कि मेडिकल कॉलेज की भूमि का सीएम भूपेश बघेल ने पूजन भी किया। कोरबा जिला छत्तीसगढ़ का एक सुंदर, स्वस्थ और शिक्षित जिला बने, ऐसा कहना है सीएम का। कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहे थे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक साथ मिलेंगे 4 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज। चंदूलाल चंद्रकार स्मृति मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण भी किया जाएगा। कोरबा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें होंगी। लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये मेडिकल कॉलेज का भवन। तो एक अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।